नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। संविधान के अगले टॉपिक के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा जिससे हमें आपके सुझाव मिल सके। तो संविधान की अगली कक्षा हम शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जहां पर हमने विराम दिया था। उस टॉपिक के बाद की चीजों को लेकर के आगे व्यवस्थित रूप से आगे की चीजों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान की अगली कड़ी। अगले टॉपिक पर आते हैं तो राष्ट्रीय दलों की संख्या पर एक नजर डालते हैं। तो वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। एक बार कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनको देख लेते हैं। तो आपकी भारतीय जनता पार्टी भाजपा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है आपकी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसे राकपा कहते हैं एक राष्ट्रीय पार्टी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा जिसे कहा जाता है, ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। साथ में अगर बात करें तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी बसपा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। साथ में दोस्तों याद रखिएगा कि हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी ने 2022 दिसंबर में अगर बात किया जाए अपनी योग्यता पूरी कर ली है राष्ट्रीय पार्टी की, लेकिन अभी चुनाव आयोग के द्वारा चीजें फाइनल होना बाकी है। ये रही आपकी वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी। आम आदमी पार्टी जुड़ जाएगी तो 9 राष्ट्रीय पार्टियां आपकी हो जाएंगी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई पर एक नजर डालते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की अगर बात किया जाए तो लोकसभा में पारित हुआ 11 मई 2005 को, राज्यसभा में पारित हुआ 12 मई 2005 को और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली आपकी 15 जून 2005 को। इस प्रकार से 12 अक्टूबर 2005 से अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे देश में आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अधिनियम लागू हो गया। जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी आरटीआई लागू हो चुका है। तो याद रखिएगा अक्टूबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी आपका आरटीआई लागू हो चुका है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं तो आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने के कारणों को आवश्यक या अपेक्षित नहीं है। यह बताना आवश्यक नहीं कि कारण क्या है। उच्च न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने सितंबर 2014 में यह बात कही थी। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना है। सूचना का अधिकार अधिनियम में जिम्मेदार कौन है? नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के प्रति यह बात कही गई है। सूचना का अधिकार है क्या? एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का भाग भी माना गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में क्या उल्लिखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में क्या उल्लिखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता का उल्लेख इसमें किया गया है।
आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान पर एक नजर डालें तो सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच। आरटीआई के दायरे में शामिल है भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय, 2019 से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन, यह सभी दायरे में आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालें। विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश है जिसने 1766 में ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश है जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में यह बात कही गई है। सर्वप्रथम आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल (CERC) अहमदाबाद द्वारा। वर्ष 1996 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून प्रारूप सौंपा। जस्टिस पीबी सावंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद ने। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आधारित था एचडी सौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य था तमिलनाडु। वर्ष 1997 में आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान पर नजर डालते हैं एक बार। आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में सूचना के अधिकार में शामिल है कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में सूचना प्राप्त करना। प्रत्येक प्राधिकारी के तहत एक जन सूचना अधिकार पीआईओ की नियुक्ति का प्रावधान है। सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना पीआईओ का दायित्व है। मांगी गई सूचना के व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित आदि उन अपवादों का उल्लेख जिनसे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके प्रावधान पर एक नजर डालते हैं। तो अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा जाता है। अनुच्छेद 20 की अगर बात किया जाए तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति पर बात करता है। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन की बात करता है। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 108 साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 122 में संसद की कार्यवाही की जांच को प्रतिबंधित करने आदि से संबंधित बात है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 169 विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव से संबंधित है। अनुच्छेद 350 के का में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 344 में राजकीय भाषा आयोग 1955 में बीजी खेर आदि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 43 मनरेगा से संबंधित हो गया। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय स्तर पर एससी आयोग का गठन। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय स्तर पर एसटी आयोग का गठन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करता है। इसके अलावा प्रमुख समिति या आयोग और उनसे संबंधित क्षेत्र पर एक नजर डालें तो
आयंगर रिपोर्ट संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन से संबंधित है। राजमन्नार आयोग आईएएस और आईपीएस पद समाप्त करने की सिफारिश से संबंधित है। एमएन वेंकटचलैया संविधान समीक्षा आयोग से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समित निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। गोलकनाथ केस उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया, इससे संबंधित है। जी ऑस्टिन भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद। केसी वियर भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। जी ऑस्टिन ने कहा भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद के कथन से संबंधित है। केसी वियर भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। वर्ष और संबंधित घटनाओं पर एक नजर डालें तो 30 जनवरी 1990 SC एंड ST अत्याचार अधिनियम 1989, 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, 1953 राष्ट्रीय विस्तार परियोजना, 1987 भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय, 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट, 1986 बाल मजदूर, 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भाग 9 में इसका प्रावधान है। अनुसूची 11 इससे संबंधित है। 24 अप्रैल 1993 से लागू है। पंचायती राज राज्य की सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। सांसद जिला परिषद के सदस्य आदि। अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान है। ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, स्थानों का आरक्षण आदि। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला आदि से संबंधित। पंचायतों की अवधि की बात करें तो पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक। सदस्यों की अर्हता की बात करें तो 21 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व की बात किया गया है। पंचायतों की कर उगाहने की शक्तियां और उनकी निधियां, वित्त आयोग का गठन, ये सारे प्रावधान पंचायतों के लिए भी किए गए हैं। प्रमुख संविधान संशोधन पर एक नजर डालते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। खास करके जमींदारी प्रथा और भूमि सुधार आंदोलन इसी से संबंधित है। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की अगर बात करें तो इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किया गया। 10वां संशोधन अधिनियम 1961 दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संशोधन अधिनियम 1962 गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल हुए। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, यह अधिकार हुआ। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। भाग 4 का में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया इसके द्वारा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया।
राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा, यह भी प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किया गया। 52वां संविधान संशोधन नियम 1985, इसके द्वारा तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 58वां संशोधन अधिनियम 1987, संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। 61वां संशोधन अधिनियम 1988, नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 69वां संशोधन अधिनियम 1991, संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था भी की गई। 73वां संशोधन अधिनियम 92, संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इसके द्वारा। 84वां संशोधन अधिनियम 2001, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई और इसके लिए 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया गया है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 का के तहत व्यवस्था की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 51 का के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 91वां संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती है। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9 ख जोड़ा गया। 100वां संशोधन अधिनियम 2015, यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रावधान है। 101वां संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की बात किया गया। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देश द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों 105वां संविधान संशोधन अधिनियम की अगर बात करें तो इसके द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकार बहाल हो गया है, तो विशेष रूप से यह ध्यान रखिएगा। साथ ही मैंने बताया था कि वर्तमान में अगर राष्ट्रीय दल एवं की बात किया जाए तो 8 राष्ट्रीय दल है। 9वां राष्ट्रीय दल आपका अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी ने अपना स्थान प्राप्त कर लिया है, लेकिन चुनाव आयोग की अनुशंसा के बाद वह 9वां देश का राष्ट्रीय दल घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग संविधान की इन प्रमुख बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए
और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।